Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 2, Settlement of Industrial Dispute. Let's quickly go through the synopsis first. इस मॉड्यूल में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे लाइक इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कमैन. फिर अलग अलग फॉर्म है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, इंटरेस्ट डिस्प्यूट है, ग्रीवेंसेस ऑफ राइट डिस्प्यूट है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, घेराव, मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. किसी भी नेशन का प्रोग्रेस उसकी इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कि कितना उसका इंडस्ट्री फ्लरिश करेगा, इंडस्ट्री का प्रोग्रेस होगा, उतना ही नेशन प्रॉस्पर होगा. तो इंडस्ट्री, नेशन डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर और इंडस्ट्री डिपेंड करती है उसके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के ऊपर. नेशन की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है इंडस्ट्री के ऊपर और इंडस्ट्री की प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस डिपेंड करती है उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर. करेक्ट. इसका मतलब एक परफेक्ट हार्मनी, परफेक्ट रिलेशनशिप ज़रूरी है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय को कोई डिससेटिस्फैक्शन रहा या अनरेस्ट रहा तो वो इफेक्टिवली, इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा. देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ ताकि इफ़िशेंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और डिस्प्यूट्स के रेट्स कम हो. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का यही काम था कि कैसे डिस्प्यूट्स के रेट को कम करे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, जिससे इंडस्ट्री प्रॉस्पर होगी, उसकी ग्रोथ होगी एंड उससे नेशन की प्रॉस्पेरिटी होगी. अल्टीमेट रिजल्ट विल बी अचीव्ड, दैट इज़ नेशंस प्रॉस्पेरिटी. अब हिस्ट्री अगर देखें तो सबसे पहले आया था एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन्स डिस्प्यूट एक्ट 1860. ये जो एक्ट था एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन्स डिस्प्यूट एक्ट 1860, ये बहुत ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयर के फेवर में था, इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉयर. फिर उसको ट्रेड डिस्प्यूट से रिप्लेस किया गया, ट्रेड डिस्प्यूट 1929. फिर व्हाइटली कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेस जहाँ हम सेटल करें डिस्प्यूट्स को, क्यों ना हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए जहाँ डिस्प्यूट ही ना हो, जहाँ डिस्प्यूट्स को अप्रिशिएट ही ना किया जाए, तो फिर सेटलमेंट का कोई सवाल ही नहीं आता. प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की जगह अगर प्रॉब्लम को ही कम कर दिया गया तो व्हाई नॉट, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. तो फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाया एंड thus दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू पिक्चर. फिर प्रोविजन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. तो आई होप यू अंडरस्टूड द हिस्ट्री. अब स्कोप. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का स्कोप क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइड्स टू ऑल एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री. कि जो भी सारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, हर जगह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई होता है. एंड नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड. फिर ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है? इंडस्ट्रियल पीस, ताकि इंडस्ट्री में पीस मेंटेन रहे, जो इलीगल स्ट्राइक्स होती है, लॉकआउट्स होते हैं, वो बंद हो जाए. स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स अभी भी होते हैं बट इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये एक्ट लाया. फिर गुड रिलेशंस प्रमोट करना है बिटवीन होम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर. ले डाउन प्रॉपर प्रोसीजर, कि प्रॉपर प्रोसीजर हो एंड प्रोविजन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. रिलीफ टू एम्प्लॉय, payment of compensation to employee, relief in the form of economic benefit या compensation. collective bargaining, जहाँ सारे employees मिलके to achieve some objective collectively bargain करते हैं, that is collective bargaining. fair wages and to prevent dispute so that production might not be adversely affected. अगर dispute prevent हो गया तो उसकी वजह से production पे कोई effect नहीं पड़ेगा. So these were the objectives of Industrial Dispute Act 1947. अब definitions देखते हैं. तो सबसे पहले industry का definition. Industrial Dispute Act 1947 defines industry under section 2 subsection J. क्या बोला है? Industry means, industry क्या है? Any business, trade,
undertaking, manufacture, calling of employers and including any calling, service, employment, handcraft और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन, कि जहाँ भी काम हो रहा है किसी भी तरीके का, कोई बिजनेस, कोई ट्रेड, कोई अंडरटेकिंग, कोई मैन्युफैक्चर, जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को बुला रहा है, कोई सर्विस हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट हो रहा है, तो ये सारे जो अलग अलग सिचुएशन से यहाँ जो काम हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इन दैट प्लेस इज़ नोन एज इंडस्ट्री. अब यहाँ एक केस लॉ है, वेरी फेमस केस लॉ, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजियप्पा. इस केस में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था जिसने सारे लोअर कोर्ट्स को ओवर रूल किया था. इट ओवररूल्ड द डिसीजन ऑफ ऑल द लोअर कोर्ट्स. यहाँ उन्होंने एक टेस्ट पास करने बोली थी, दैट वाज ट्रिपल टेस्ट. फिर उसके बाद जो इंडस्ट्री का डेफिनेशन था वो उसके बाद वाइडन हो गया, उसका स्कोप वाइडन हो गया, इंडस्ट्री के डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया इन द ईयर 1982. फिर उसके बाद से इंडस्ट्री का डेफिनेशन था, इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, वेयर देयर इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कि कोई एक्टिविटी जहाँ कोऑपरेशन है बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जिससे ह्यूमन वांट्स, विशेस, डिज़ायर सेटिस्फाई होते हैं. वेदर और नॉट कैपिटल हैज़ बिन इन्वेस्टेड, अब इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड हो या ना हो, बट जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस चल रहा है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, तो हम उसको इंडस्ट्री मानेंगे, भले ही कैपिटल इन्वेस्टेड हो या ना हो, प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, गेनफुल ऑब्जेक्ट हो या ना हो, बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और काम चल रहा है तो हम उसको इंडस्ट्री मानेंगे. एंड देन ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा. एज वी सेड, एक्ट एक्सटेंड्स टू ऑल द इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट क्या होता है कि हमारा ओपिनियन ना लगे, किसी और का लगे, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. तो ऐसा कोई डिस्प्यूट, झगड़ा बिटवीन होम, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, या तो फिर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, या तो वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, विच इज़ कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या डिस्प्यूट, झगड़ा किसके बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन के बीच में, जो भले ही एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड हो या नॉन एम्प्लॉयमेंट से हो या किसी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कंडीशन ऑफ लेबर या एनी पर्सन रिलेटेड टू इंडस्ट्री, तो हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे. जहाँ वो कंडीशन ऑफ लेबर या किसी भी पर्सन से रिलेटेड है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो फिर हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे. इंडस्ट्री का डेफिनेशन देखा था 2J में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है 2K. अब एक क्वेश्चन आया, इंडिविजुअल डिस्प्यूट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे क्या? तो यहाँ बोला है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 1965, यस. ऑब्जेक्ट टू हेल्प वर्कमैन टू फाइट अगेंस्ट मैनेजमेंट इवन इफ नो सपोर्ट ऑफ अदर वर्कमैन और यूनियन. इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि अगर किसी वर्कमैन के साथ गलत हो रहा है तो वो भी फाइट कर सकता है अगेंस्ट मैनेजमेंट, भले ही उसको किसी और वर्कमैन का या यूनियन का सपोर्ट हो या ना हो. मतलब इंडिविजुअल डिस्प्यूट को भी हम अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे. फिर है डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन 2S. मतलब क्या, पर्सन इंक्लूडिंग एनी अप्रेंटिस एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री. अप्रेंटिस क्या रहता है, लाइक अ आर्टिकल to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical और supervisory work for hire or reward, कि हमने उसको किसी भी तरीके का काम करने के लिए रखा है for hire or reward. Hire or reward may be in the form of salary, monetary terms, kind, in kind, whether the terms of employment be expressed or implied. जो रिवॉर्ड है वो इन काइंड हो सकता है, कैश हो सकता है, कि तुमने किसी को अपॉइंट किया है टू डू सम टाइप ऑफ मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल या सुपरवाइजरी वर्क, जहाँ एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एक्सप्रेस्ड हो या एम्प्लॉयड हो, बट फॉर हायर और रिवॉर्ड. तो जो काम कर रहा है हम उसको, उस पर्सन को, दैट एनी पर्सन, उस पर्सन को हम वर्कमैन बोलेंगे. एंड फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर किसी प्रोसीडिंग के लिए वर्कमैन में और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है. वर्कमैन इंक्लूड्स एनी सच पर्सन,
ऐसा कोई इंसान हु हैज़ बीन डिसमिस्ड, डिस्चार्ज्ड और रिट्रेंच्ड इन कनेक्शन विथ और एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिस्प्यूट, कि कोई डिस्प्यूट होने पे किसी इंसान को निकाल दिया, उसको डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, रिट्रेंच कर दिया, तो उसको भी हम वर्कमैन मानेंगे निकालने के बाद। या फिर एनी पर्सन हुज डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिट्रेंचमेंट हैज़ लेड टू द डिस्प्यूट, या ऐसा कोई पर्सन जिसको निकालने की वजह से या रिट्रेंच करने की वजह से डिस्प्यूट आया, तो उसको भी हम वर्कमैन गिनेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड, कौन इंक्लूड नहीं होगा? एनी पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 और हु इज एम्प्लॉयड इन police service or an officer or other employee of a prison or who is employed mainly in a managerial or administrative capacity। ये सब लोगों को हम वर्कमैन के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे जिनका अपॉइंटमेंट इस एक्ट में हुआ है। और हु इज एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग मोर देन 1600 पर मंथ एज वेजेस, मतलब जिसका मंथली ड्राइंग 1600 के ऊपर है वो, और हु इज एक्सरसाइजिंग आइदर बाय द नेचर ऑफ द ड्यूटीज अटैच टू द ऑफिस और बाय रीजंस ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन हिम फंक्शन मेनली ऑफ अ मैनेजरल नेचर, जहाँ उसकी जो ड्यूटी है एज अ ऑफिसर और बाय रीजन ऑफ पावर वेस्टेड इन हिम, जिसका काम कोई मैनेजरल नेचर का है, मतलब वो मैनेजर सॉर्ट ऑफ पर्सन है किसी इंडस्ट्री में, तो हम उसको वर्कमैन के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब दो टाइप के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं, वन इज इंटरेस्ट डिस्प्यूट या तो ग्रीवेंसेस ऑफ राइट डिस्प्यूट। अब इंटरेस्ट डिस्प्यूट क्या है? जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक डिस्प्यूट कि मतलब इकोनॉमी रिलेटेड, मतलब मनी मैटर, जहाँ पैसा इन्वॉल्व्ड है, तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें, तो वहाँ जो झगड़ा हो गया दैट इज इंटरेस्ट डिस्प्यूट। अराइजिंग आउट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर जैसे मनी मैटर बोला है तो ले ऑफ, क्लेम्स फॉर वेजेस, बोनस, ग्रेच्युटी, सो ऑन। फिर ग्रीवेंसेस ऑफ राइट डिस्प्यूट, मतलब यहाँ तुम्हारे राइट पे कुछ क्वेश्चन है इसलिए डिस्प्यूट हो रहा है। अराइजिंग आउट ऑफ एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है उसका एप्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन कुछ अलग हो रहा है विच वॉज नॉट सपोज टू बी एंड विच इज अफेक्टिंग योर राइट। एग्जाम्पल लाइक प्रमोशन, ओवर टाइम, सीनियोरिटी, डिसमिसल, ट्रांसफर एक्सेट्रा। तो इस केस में जो ग्रीवेंसेस होते हैं दैट इज अगेन वन टाइप ऑफ डिस्प्यूट। So we saw interest dispute, grievances of right dispute. अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब कितने टाइप के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं? लेट्स सी वन बाय वन। पहला है स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या है? पावरफुल वेपन टू गेट डिमांड एक्सेप्टेड। अब इसका फ्लो कैसे होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनका कोई डिमांड है, तो क्या करो, एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक किया मतलब एक प्रेशर बिल्ड हुआ। स्ट्राइक मतलब क्या? काम ही नहीं करना है, हमको काम नहीं करना है। प्रेशर बिल्ड हुआ। प्रेशर किसके बिल्ड हुआ? एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो गया कि एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं। जब बहुत सारा डिमांड है या जब बहुत ज़रूरत है तो अब एम्प्लॉयर क्या करेगा? उनके डिमांड को फुलफिल कर देगा। मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव अचीव्ड है, इसलिए स्ट्राइक करते हैं हम लोग। हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करवाने के लिए एम्प्लॉय स्ट्राइक्स करते हैं। पावरफुल वेपन टू गेट डिमांड एक्सेप्टेड, डिफाइंड एज suspension or cessation of work by a group of persons employed in any industry। suspension or cessation of work मतलब stop of work, suspend, cessation, stop, stoppage of work, by या quitting of work मतलब काम नहीं करना। quitting of work by a person, by a group of person employed in industry, कि जिनका एम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया। एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन या तो सब मिलके, और अ कॉन्क्रीटेड रिफ्यूजल और अ रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। मतलब कॉम्बिनेशन में मिलके कितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ने मिलके डिसाइड कर लिया कि अब हम काम नहीं करेंगे, क्विट किया उन्होंने, स्ट्राइक पे चले गए। अब यहाँ टाइप्स ऑफ स्ट्राइक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्राइक्स। स्टे इन, सिट डाउन, पेट डाउन, टूल डाउन। अब ये क्या स्ट्राइक्स है? स्टे इन। स्टे इन क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ हमारे इंडस्ट्री के प्रीमाइसेस में आ गए, वो अंदर है बट वो काम नहीं करेंगे। अब तुम उनको काम करने बोलो तो वो काम नहीं करेंगे जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होती, और अगर तुम उनको बाहर जाने बोलो तो वो बाहर भी नहीं जाएंगे। दे विल स्टे इन द इंडस्ट्री एंड दे विल नॉट वर्क, दैट इज स्टे इन। सिट डाउन मतलब काम नहीं करना है, नीचे बैठ जाओ। पेन डाउन मतलब जो टेक्निकल वर्क है, क्लरिकल वर्क है, वहाँ पेन उठाओ ही मत, काम ही मत करो। टूल डाउन, मशीनरी है, फैक्ट्री है तो टूल्स मत उठाओ, दैट इज टूल डाउन स्ट्राइक। गो स्लो,
नाउ व्हाट इज गो स्लो? गो स्लो मतलब क्या? अगर नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री में 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते इन अ डे, तो व्हाट? गो स्लो, 200 ही मैन्युफैक्चर करो। एम्प्लॉयज़ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे काम करेंगे। दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ स्ट्राइक। यहाँ प्रोडक्शन कम होने से लॉस होता है टू द इंडस्ट्री। फिर है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अभी जो सिंपैथेटिक स्ट्राइक है, यहाँ क्या होता है, एम्प्लॉय का खुद का कुछ लेना देना नहीं है, बट वो किसी और के लिए स्ट्राइक कर रहा है फॉर द डिमांड ऑफ समवन एल्स, दैट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। फिर हंगर स्ट्राइक है, लाइक अन्ना हजारे, मतलब खाना नहीं खाना, कुछ नहीं, भूखे रहना, भूख हड़ताल करना, दैट इज हंगर स्ट्राइक। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फिर हमने सबसे पहले स्ट्राइक देखा, नाउ वी आर सीइंग लॉकआउट। लॉकआउट मतलब क्या? टेम्प्ररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पर टेम्प्ररी ताला लग गया। और द सस्पेंशन ऑफ वर्क, टेम्प्ररी स्टॉपेज ऑफ वर्क। और द रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स, कि यहाँ पे एम्प्लॉयर खुद बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता है कि तुम लोग काम करो, वो एम्प्लॉय नहीं करना चाहता है एम्प्लॉयज़ को, उसने ही बंद कर दिया। इट इज़ एन एंटीथेसिस टू स्ट्राइक, कि मतलब क्या? ठीक है, तुमने स्ट्राइक किया, तुमको काम नहीं करना है, मैं भी लॉक लगा देता, मेरे को भी तुमसे काम नहीं करवाना है। अब इसका एसेंस क्या है? रिफ्यूजल ऑफ द एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय वर्कमैन, कि एम्प्लॉयर ने रिफ्यूज़ किया कि मेरे को ये एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए। इवन इफ सस्पेंशन ऑफ वर्क इज ऑर्डर्ड इट वुड कंटिन्यू लॉकआउट। अगर सस्पेंशन ऑफ वर्क मतलब स्टॉप कर दिया है, फिर भी लॉकआउट कॉन्स्टिट्यूट होता है। जहाँ सस्पेंशन ऑफ वर्क ऑर्डर कर दिया गया है कि स्टॉप कर दो, तो इट वुड कंस्टिट्यूट लॉकआउट, मतलब बंद करना ज़रूरी नहीं है, वर्क स्टॉप हो गया मतलब अगर एम्प्लॉयर ने बोला कि वर्क स्टॉप कर दो, तुम काम नहीं करोगे, तो इट वुड कॉन्स्टिट्यूट लॉकआउट। बट मेयर सस्पेंशन ऑफ वर्क अनलेस इट इज accompanied by an intention on the part of employer as a retaliation will not amount to lockout। मतलब नॉर्मली अगर वर्क स्टॉप हुआ और यहाँ कोई डिस्प्यूट वाला इंटेंशन नहीं है, या एम्प्लॉयर का इंटेंशन नहीं है कि वो स्पेसिफिकली चाहता था कि ये एम्प्लॉयज़ काम नहीं करे, तो फिर हम उसको लॉकआउट नहीं मानेंगे। तो लॉकआउट कब होता है? जब एम्प्लॉयर स्पेसिफिकली टेम्पररी इंडस्ट्री को बंद करता है और बोलता है कि तुम लोग ये काम नहीं करोगे। रेफ्यूजल ऑफ द एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय वर्कमैन। फिर है ले ऑफ। ले ऑफ मतलब क्या? फेलियर, रेफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये कुछ रीजंस के वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे पा रहा है टू अ वर्कमैन हुज नेम अपीयर्स ऑन द मस्टर रोल्स ऑफ हिज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। मस्टर रोल मतलब क्या? जिनका नाम लिखा था इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में कि हम इनको एम्प्लॉयमेंट देने वाले, एंड हु हैज़ नॉट बिन रिट्रेंच्ड, फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कम है तो प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट देगा कैसे? शॉर्टेज ऑफ कोल, अगर कोल नहीं है, पावर नहीं है, तो मशीनरी वॉन्ट फंक्शन, तो अब एम्प्लॉयमेंट देना कैसे? या एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, बहुत सारा स्टॉक जम गया है, तो हमने क्या सोचा है, थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, कोई मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया, मतलब मशीनरी ख़राब हो गई, रुक गई है, प्रोडक्शन रुक गया और मशीनरी सुधारने टाइम लग जाएगा, से 10 डेज 15 डेज। नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी आ गई, इंडस्ट्री पानी में चली गई या इंडस्ट्री पूरी ख़राब हो गई, और एनी अदर कनेक्टेड रीज़न जहाँ अब हमारा एम्प्लॉयर वर्कमैन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है, दैट इज़ ले ऑफ। नो ले ऑफ इन एंड क्लोज डाउन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच हैज़ बिन क्लोज डाउन, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पहले ही क्लोज हो चुकी थी तो अब हम उसमें ले ऑफ नहीं बोलेंगे, देन दैट इज़ लॉकआउट। ले ऑफ एंड क्लोजर कैन नॉट स्टैंड टुगेदर, ले ऑफ और क्लोजर एक साथ नहीं होता है, क्योंकि ले ऑफ में काम चल रहा था हमने देखा, बट वो एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा था। इस रीजन्स में क्या हुआ, एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे थे। रिट्रेंचमेंट, अब रिट्रेंचमेंट क्या होता है, इतनी बार पीछे की साइड्स में रिट्रेंचमेंट वर्ड सुना, अब उसका मीनिंग समझो। रिट्रेंचमेंट क्या है? टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर दिया, ब्रिंग टू एन एंड। एम्प्लॉयर ने किसी रीज़न की वजह से एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट किया, अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट मतलब ये पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट छोड़ के किसी रीज़न के लिए तुमने उसकी सर्विस को टर्मिनेट किया, बट डज नॉट इंक्लूड। अब रिट्रेंचमेंट में क्या नहीं आता, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन, अगर वर्कमैन वॉलेंटरी रिटायर हो रहा है तो दैट इज़ नॉट रिट्रेंचमेंट, या तो रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन
और मतलब या वर्कमैन का खुद से रिटायरमेंट हुआ है, और रीचिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन इफ द कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन कंसर्न कंटेन्स अ स्टिपुलेशन इन दैट बिहाफ, कि मतलब जो एज दिया था कि इस एज के बाद हिल रिटायर और वो एज आ गई है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, या तो टर्मिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट था इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो गया और उसको रिन्यू नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप खत्म हो गया, सर्विस टर्मिनेट हो गई। फिर नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन कंसर्न्ड ऑन इट्स एक्सपायरी और ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बीइंग टर्मिनेटेड अंडर अ स्टिपुलेशन इन दैट बिहाफ कंटेंट देयरिन। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ, अगर इल हेल्थ के वजह से वो आ नहीं पा रहा है तो देन दैट इज नॉट रिट्रेंचमेंट। फिर घेराव, घेराव क्या है? एक कलेक्टिव एक्शन है इनिशिएटेड बाय ग्रुप ऑफ वर्कर्स, कि सारे वर्कर्स ग्रुप में आके एक एक्शन करते हैं अगेंस्ट हुम मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोहिबिटेड फ्रॉम लीविंग एस्टैब्लिशमेंट, उनको हम एस्टैब्लिशमेंट के बाहर नहीं जाने देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड विदाउट रिकॉर्ड्स टू मशीनरी प्रोवाइडेड बाय लॉ, कि तुम हमारी डिमांड फुलफिल करो नहीं तो हम तुमको ही बाहर नहीं जाने देंगे। This method is refused to accept as a form of industrial protest by National Commission on Labour as endangers industrial harmony and law and order। ये मेथड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है बाय नेशनल कमीशन ऑन लेबर। क्यों? क्योंकि इसके वजह से इंडस्ट्रियल हार्मनी लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट होता है। सो डोंट ट्राई दिस मेथड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नेशनल कमीशन ऑन लेबर। इस मेथड को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। घेराव। फिर है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स भी है, एक्ट का नाम ही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अलग अलग और भी तरीके हो सकते हैं। एक्ट में बताया गया है कि कैसे डिस्प्यूट को हम एलैबोरेट करेंगे और इफेक्टिवली उसको सॉल्व करेंगे। एक लेजिस्लेटिव वे बताया है, लीगल एक्शंस बताया है। प्रिएम्बल क्या बोलता है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना है डिस्प्यूट का और किस तरीके से मैटर को सेटल करना है, सेटलमेंट ऑफ मैटर। Goal of act to form preventive machinery by creating an environment where the disputes do not arise at all। क्या था? हमने पहले भी देखा था कि गोल क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम ये अचीव करना चाहते हैं कि एनवायरमेंट ही ऐसा हो, एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो कि डिस्प्यूट ही ना हो, where the dispute do not arise at all। अगर डिस्प्यूट नहीं होगा तो सेटलमेंट का टॉपिक ही नहीं आता है, सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया था। अब जो हम देख रहे हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स है, कंसीलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। ये सबको अभी हम डिटेल में देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। कंसीलिएशन क्या होता है? कंसीलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ मीडिएशन। मीडिएशन हाउएवर डिफर्स फ्रॉम कंसीलिएशन। अब दो अलग अलग वर्ड्स आ गए, वन इज कंसीलिएशन, अदर इज मीडिएशन। यू हैव दिस थिंग इन योर टॉपिक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, बट यहाँ हम फिर से कवर करेंगे। कंसीलिएशन क्या है? जहाँ डिस्प्यूट हो रहा है वहाँ हमने क्या किया, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बोला कि आप हमारी हेल्प करो, हेल्प अस इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, हेल्पिंग द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंसेस एंड टू अराइव एट एन एमिकेबल सेटलमेंट। क्या बोल रहे हैं हम एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को कि हम जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है आप हमको हेल्प करो, हमारे जो डिस्प्यूट्स है, जो डिफरेंसेस है उनको कम करके हमको एक सोल्यूशन लाने में हेल्प करो। ये हो गया कंसीलिएशन। कंसीलिएशन में न्यूट्रल थर्ड पार्टी। इसी तरह मीडिएशन में क्या होता है, एक मीडिएटर होता है। मीडिएटर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो दोनों पार्टी के बीच का मीडिएटर होता है कि कैसे दोनों पार्टीज़ के बीच के डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व कर सकता है। बट कंसीलिएशन में थर्ड पार्टी है बट इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितना मीडिएटर का है, इसलिए कंसीलिएशन और मीडिएटर को, मीडिएशन प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेस माना गया है। ये जो मशीनरी देखा, जो मैकेनिज्म देखा कि कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है कंसीलिएशन में, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अपॉइंटिंग कंसीलिएशन ऑफिसर। किसी कंसीलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करके, या तो परमानेंटली अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, या तो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओवर द लाइफ गोइंग कंसर्न के केस में हम उसको अपॉइंट करते हैं, या तो फिर बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। टू एक्सपीडिएटिंग कंसीलिएशन प्रोसीडिंग टाइम लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ टाइम लिमिट्स भी है जो हम आगे देखेंगे। सेटलमेंट अराइव्ड एट इट इज बाइंडिंग, कि एक बार किसी थर्ड पार्टी के हेल्प से तुमने डिस्प्यूट रिजॉल्व किया और किसी कंक्लूजन पे आ गए, किसी सेटलमेंट पे आ गए, कोई सेटलमेंट फाइनल हो गया, तो फिर
अगर दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया सेटलमेंट प्रोविजंस को तो वो बाइंडिंग है, मतलब वो दोनों को बांध के रखेगा। फिर जो भी डिसाइड हुआ है दोनों पार्टीज को अकॉर्डिंगली उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने पड़ेंगे, उनके ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। स्ट्राइक एंड लॉकआउट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स प्रोहिबिटेड, कि अगर स्ट्राइक्स लॉकआउट्स हो रहे कब, जब कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो वो स्ट्राइक्स लॉकआउट्स हम नहीं कर सकते, दैट इज प्रोहिबिटेड। कोई स्ट्राइक नहीं होगी ड्यूरिंग द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। अब कंसिलिएशन ऑफिसर क्या है, हमने बोला कि कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करो, क्यों, जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है एंड यू वांटेड टू अपॉइंट अ थर्ड पार्टी, तो दैट इज कंसिलिएशन ऑफिसर। अब कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, उसके पास सारे पावर्स है लाइक सिविल कोर्ट, he can go behind the fact and make judgments, can rely on the evidence, should give formal intimation in writing to the parties of his intention to commence proceedings from a specified date, कि हमारा जो कंसिलिएशन ऑफिसर है वो क्या करेगा, राइटिंग में एक इंटेंशन देगा पार्टीज को कि वो चाहता है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स सो एंड सो डेट से स्टार्ट हो, तो वो एक इंटीमेशन दे रहा है कि यू कम अटेंड, हम लोग प्रोसीडिंग स्टार्ट करने वाले। ही शुड देन स्टार्ट डूइंग ऑल सच थिंग एज ही थिंक्स फिट, वो सारी चीज़ें वो करेगा जो उसको सही लगती है, टू सेटल द डिस्प्यूट। फिर अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, सेटल डिस्प्यूट करने के लिए जो चीज़ें ठीक है वो करेगा। फिर सबमिट करेगा रिपोर्ट अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ सेटलमेंट अराइव्ड, और इन द केस ऑफ कंसिलिएशन हैज फेल्ड तो डिटेल रिपोर्ट टू बी सेंड विद द रीजंस फॉर फेलियर। अगर कंसिलिएशन फेल हो गया तो फिर डिटेल रिपोर्ट की क्यों फेल हो गया। Report in either cases must be submitted within 14 days of the commencement of conciliation proceedings or earlier. Conciliation proceedings start होने के बाद 14 days के अंदर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। Settlement if reached remains binding for period agreed by parties, अगर settlement final हो गया तो वो binding रहता है on both the parties. If no period agreed तो binding for a period of 6 months. It will be बाइंडिंग ऑन द पार्टीज फॉर पीरियड अग्रीड, बट अगर कोई पीरियड अग्री नहीं हुआ तो फॉर द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ सेटलमेंट, कि जिस दिन सेटलमेंट साइन हुआ वहाँ से 6 महीने तक वो पार्टीज पे बाइंडिंग रहेगा, या तो फिर अगर कोई पीरियड स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है सेटलमेंट में तो उतने पीरियड के लिए। मतलब यहाँ हमने 2 टाइम लिमिट्स देखी, एक तो ये कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद 14 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, और अगर सेटलमेंट फाइनल हो गया तो इट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज फॉर द पीरियड अग्रीड इन द सेटलमेंट, या तो 6 months, एंड इट कंटिन्यूज टू बी बाइंडिंग आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड until revoked by giving 2 months notice in writing, और वो कंटिन्यू रहेगा जब तक तुम एक नोटिस नहीं देते टू रिवोक इट इन राइटिंग। रिवोक मतलब कैंसिल, कि अब हो गया सेटलमेंट। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, अगर कंसिलिएशन ऑफिसर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाता, इफ ही फेल्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को अपॉइंट करेगी। दिस इज ट्राईपार्टी एंड एडहॉक बॉडी। नाउ व्हाट इज ट्राई मतलब क्या, 3, इसमें एक चेयरमैन रहेगा जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, और 2 या 4 मेंबर रहेंगे नॉमिनेटेड इन इक्वल नंबर बाय ईच पार्टी। मतलब एक चेयरमैन है, प्रिसीडिंग ऑफिसर, फिर दोनों पार्टी एक एक को अपॉइंट कर सकती है ऑन देयर बिहाफ, या दोनों पार्टी 2 लोगों को इन्फॉर्म कर सकती है। इससे क्या होगा, इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, एंड दिस इज द चेयरमैन। प्रोसीडिंग सिमिलर टू दोज दैट टेक्स प्लेस बिफोर द कंसिलिएशन ऑफिसर, प्रोसीडिंग्स जैसे कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने चल रही थी वैसे ही बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के सामने रहेगी। गवर्नमेंट हैज़ येट अनदर ऑप्शन ऑफ रेफरिंग द डिस्प्यूट टू द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक और ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि जो डिस्प्यूट है उसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में रेफर कर दो। बोर्ड इज सेट इन मोशन व्हेन अ डिस्प्यूट इज रेफर टू इट। ड्यूटी ऑफ बोर्ड टू डू ऑल थिंग एज इट थिंक्स फिट फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट एमिकेबल सेटलमेंट, कि बोर्ड का काम है कि जो सही लग रहा है वो करके वो सेटलमेंट पे आए। बोर्ड क्या करेगा, सबमिट रिपोर्ट करेगा टू द गवर्नमेंट विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑन विच डिस्प्यूट वॉज रेफर्ड टू इट। डिस्प्यूट रेफर होने के बाद 2 महीने के अंदर बोर्ड उसका रिपोर्ट सबमिट करेगा, वेराज जब कंसिलिएशन ऑफिसर था तो वो 14 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, हमने क्या देखा, अगर गवर्नमेंट चाहे तो अगर कंसिलिएशन नहीं वर्क कर रहा है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी जा सकती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या रहेगा, इट में कंसिस्ट ऑफ 1 or more पर्सन, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी। हमने 14 days देखा था इन केस ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, 2 months देखा था इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, और अब यहाँ लिमिट है 6 months।
रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ रिसीट, मतलब वो रिपोर्ट गवर्नमेंट पब्लिश करेगा विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ रिपोर्ट. राइट टू स्ट्राइक, लॉकआउट, डिसमिसल ऑफ वर्कमैन एक्सेट्रा रिमेन्स अनअफेक्टेड. ये सारे राइट्स अनअफेक्टेड है, मतलब वर्कमैन के पास ये राइट्स है टू लॉकआउट, स्ट्राइक, डिसमिसल. डिसमिसल मतलब वर्कमैन का निकालना. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एम्स एट इंक्वायरिंग इनटू एंड रिवीलिंग द कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, की इंक्वायर करो कि डिस्प्यूट क्यों हुआ था, व्हाट आर द कॉजेज. कंसीलिएशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो सारे रीजंस जान के डिस्प्यूट को सेटल करो. फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी, फैक्ट्स समझ के डिस्प्यूट को सेटल करना है. वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, अगर कंसीलिएशन प्रोसीडिंग फेल करती है तो कंसीलिएशन ऑफिसर क्या कर सकता है, मैं परसुएट द पार्टीज, वो पार्टीज को बोल सकता है कि जाके वॉलंटरी आर्बिट्रेटर के पास जाओ. दिस इज अगेन वन न्यू मैकेनिज्म. आर्बिट्रेटर क्या होता है कि दोनों पार्टीज मिलकर म्यूचुअली वॉलंटरीली डिसाइड करती है कि हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बोलेंगे कि आप हमारा डिस्प्यूट सेटल करके दो. अब इसमें टाइम मनी दोनों बचता है. कैसे? इफ़ यू गो टू द कोर्ट, तो कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि वहाँ टाइम लग जाता है. एंड देन एडवोकेट को हायर करो, फीस पे करो एंड सो ऑन थिंग्स, तो यहाँ टाइम मनी दोनों बच जाता है. इट बिकम पॉपुलर विद द एडवोकेसी ऑफ महात्मा गांधी हु अप्लाइड इट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ अहमदाबाद. सबसे पहले ये आर्बिट्रेशन वाला कंसेप्ट महात्मा गांधी ने अहमदाबाद की किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अप्लाई किया था. इट वॉज again then sent a legal identity only in 1956 when Industrial Dispute Act 1947 was amended. 1956 में voluntary arbitration को एक legal identity मिली. जो provisions बने हैं legal lengthy proceedings के, formality के, उसके वजह से adjudication में delay हो जाता है. तो वो delay ना हो and time बचे, इसलिए voluntary arbitration आया. अगर judgment मिलने में delay हो जाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस judgment का. Arbitrator, unlike conciliator, not vested with any judicial power. Powers derived from the agreement of parties. Arbitrator की powers party decide करेगी. Report submit होगी with award to the government. Award मतलब क्या? Final decision. Arbitration के केस में जो final decision रहता है उसको हम award बोलते हैं. रिपोर्ट सबमिट होने के बाद गवर्नमेंट रिपोर्ट को 30 days के अंदर सबमिट करेगी. जिस दिन पब्लिकेशन हो गया वहाँ से on the expiry of 30 days from publication, award becomes enforceable, मतलब binding on the parties. It is a democratic way, close supplement to collective bargaining, quicker way of settling disputes. अब adjudication, ultimate remedy for settlement is reference of industrial dispute to adjudication by labor court or tribunal when conciliation machinery fails. अब अगर conciliation fail हुआ तो you can also go to the labor court या तो tribunal. यहाँ कैसा डिस्प्यूट सेटल हो रहा है? थ्रू इंटरवेंशन बाय द थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की किसी अपॉइंटेड थर्ड पार्टी से सेटलमेंट होगा. वॉलंटरी में दोनों पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट मिलके किसी थर्ड पार्टी को वॉलंटरी अपॉइंट कर दी थी एज एन आर्बिट्रेटर. और यहाँ क्या हो रहा है? गवर्नमेंट अपॉइंट करे. दिस इज नॉट वॉलंटरी. गवर्नमेंट किसी थर्ड पार्टी को डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए अपॉइंट कर रही है फॉर एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन टू बी कंडक्टेड बाय द लेबर कोर्ट, यहाँ लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है या नेशनल ट्रिब्यूनल है. डिस्प्यूट कैन बी रेफर्ड टू एडजुडिकेशन इफ एम्प्लॉयर एंड द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन अग्रीज टू डू सो. अगर एम्प्लॉयर और रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ने अग्री किया कि हम डिस्प्यूट एडजुडिकेशन से सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट उस टाइम पे किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेगी. दैट कुड बी अ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या तो नेशनल ट्रिब्यूनल. डिस्प्यूट कैन बी रेफर्ड टू एडजुडिकेशन बाय द गवर्नमेंट. अगर पार्टीज का कंसेंट नहीं है तो भी गवर्नमेंट डिस्प्यूट को रेफर कर सकती है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. उस केस में कंपलसरी एडजुडिकेशन हो जाता है. फिर हमने देखा डिस्प्यूट किस किस को रेफर कर सकते हैं? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल. इनके पावर्स, प्रोसीजर, प्रोविजंस रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ अवार्ड, पीरियड ऑफ ऑपरेशन, दे आर सिमिलर फॉर ऑल द थ्री हायरार्किकल इन नेचर. ये तीनों के लिए वो सेम है. तो अब सबसे पहले लेबर कोर्ट. लेबर कोर्ट में क्या है? कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन हु इज सिटिंग और एन एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट. एक पर्सन जो एज अ जज बैठा है या तो एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, जहाँ डिस्प्यूट का एडजुडिकेशन होने वाला है. मेंशन इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट. इश्यूज रेफर्ड में इंक्लूड. अब यहाँ किस मैटर पे डिस्प्यूट हो सकता है?
propriety or legality of any order passed by an employee, order passed by employer under the standing orders, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कि उस स्टैंडिंग ऑर्डर को गलत से अप्लाई किया गया या इंटरप्रिट किया गया, डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ वर्कमैन एंड ग्रांट ऑफ रिलीफ टू देम कि जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉय है, उसको डिस्चार्ज किया, डिसमिसल हो गया और प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला उस इशू को लेके, विड्रॉल ऑफ एनी स्टैट्यूटरी कंसेशन और प्रिविलेज कि कोई स्टैट्यूटरी कंसेशन या प्रिविलेज एम्प्लॉयर ने विड्रॉ किया, उसके वजह से एम्प्लॉय को इकोनॉमिक लॉस हुआ, इलीगलिटी और अदरवाइज ऑफ एनी स्ट्राइक और लॉकआउट, कुछ इलीगल इश्यूज थे एम्प्लॉय ने किए या एम्प्लॉयर ने किए या स्ट्राइक आउट हुआ, लॉकआउट हुआ, तो ये इशू से रिलेटेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो भी डिस्प्यूट्स है वहाँ लेबर कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये भी एक वन मैन बॉडी है, जो भी मैटर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो हमने 2nd and 3rd शेड्यूल ऑफ द एक्ट में मेंशन किए हैं। यहाँ भी एक प्रिसीडिंग ऑफिसर है और 2 असेसर्स है टू एडवाइज देम। गवर्नमेंट का काम है असेसर को अपॉइंट करना। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में हम ये जो नीचे दिए हुए इश्यूज है वो रेफर कर सकते हैं, जैसे कि वेजेस, पीरियड, मोड ऑफ पेमेंट, कॉम्पेंसेंट्री एंड अदर अलावेंसेस, जैसे कि स्टैट्यूटरी फंड्स है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, आवर्स ऑफ वर्क कितने घंटे काम हो रहा है, रेस्ट इंटरवल्स, लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी, shift working otherwise than in accordance with standing orders, rule of discipline, rationalization, retrenchment, any other matter। तो ये जो सारे मैटर्स है उस केस में हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। अब है नेशनल ट्रिब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है नेशनल ट्रिब्यूनल को फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एज मेंशन इन 2nd and 3rd शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी है। ऑल्सो फॉर एनी अदर मैटर नॉट मैंशन इन एक्ट, अगर कोई ऐसा मैटर है जो एक्ट में मैंशन नहीं है बट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज ऑफ सच नेचर दैट अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश इज मोर देन वन स्टेट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड, कि उसके वजह से जो एस्टैब्लिश्ड अंडरटेकिंग है उसका एक स्टेट में नहीं एक से ज़्यादा स्टेट पे अफेक्ट पड़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 असेसर्स अपॉइंट करेगी टू असिस्ट द नेशनल ट्रिब्यूनल। अवार्ड इज टू बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट which has the power to modify the award, award मतलब फाइनल डिसीजन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, अल्टर कर सकती है अगर उसको वो पब्लिक इंटरेस्ट में सही लग रहा है। तो जो भी अवार्ड आया है लेबर कोर्ट से, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से, नेशनल ट्रिब्यूनल से, उसको हम गवर्नमेंट को बोलेंगे पब्लिश करो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट्स टू बी पब्लिश्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट उस अवार्ड को पब्लिश करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अवार्ड। अनलेस डिक्लेयर्ड अदरवाइज हर अवार्ड फोर्स में आ जाएगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अवार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी और उसके बाद से फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, उस दिन से जब 30 दिन खत्म होते हैं तो फिर वो अवार्ड फोर्स में आएगा, मतलब इट विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज और जो दोनों पार्टी के ऑब्लिगेशन है वो उनको फुलफिल करने पड़ेंगे। और ये कब तक ऑपरेशन में रहेगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर देयर आफ्टर, तो टाइम पीरियड है 1 ईयर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है। यहाँ हमने इंट्रोडक्शन देखा था ऑफ द एक्ट कि क्यों ये एक्ट आया, क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द नीड, हिस्ट्री, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखे, इंडस्ट्री का डेफिनेशन, उसमें अमेंडमेंट देखा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखा, व्हाट इज़ वर्कमैन, हु आर द वर्कमैन। फिर 2 तरीके के डिस्प्यूट होते हैं, इंटरेस्ट डिस्प्यूट जहाँ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और जहाँ राइट अफेक्टेड है तो वहाँ ग्रीवेंसेस ऑफ राइट डिस्प्यूट। अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखे, स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, घेराव। फिर मोड ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट देखा, कंसीलिएशन, कंसीलिएशन में पहले तो ऑफिसर है, फिर बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन है, फिर अदर मोड से आर्बिट्रेशन है, एडजुडिकेशन है, कंपल्सरी एडजुडिकेशन है एंड सो ऑन। फिर वहाँ लेबर ट्रिब्यूनल था, नेशनल ट्रिब्यूनल था। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। थैंक यू।